नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में चलने वाले अंश अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक एवं रघुवंश का जो षष्ठ सर्ग है, उनके संदर्भ में कालिदास कवि की सामान्य जानकारी हम गत ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में पढ़ रहे थे। प्रश्नों में प्रायः पहला प्रश्न कालिदास का व्यक्तित्व और कृतित्व, यह प्रश्न बनता है। उसी प्रश्न की जानकारी और सुदृढ़ीकरण के क्रम में हम महाकवि कालिदास को पढ़ रहे थे। गत ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में हमने उनके व्यक्तित्व को पढ़ लिया, जिसमें समय, स्थान और जीवन के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। इस ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में हम कालिदास के कृतित्व के विषय में जानेंगे। उनकी रचनाएं हैं, उनका संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। महाकवि कालिदास ने की 7 जो रचनाएं हैं वो सर्वमान्य रूप से स्वीकार की जाती है और संप्रति वो हमें उपलब्ध भी है। उन 7 रचनाओं को हम संक्षेप में जानेंगे। इन पर प्रश्न भी बनते हैं, छोटे प्रश्न, टिप्पणियाँ और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये पूछी जाती हैं। सर्वप्रथम जो काव्य का विभेद है, तो कालिदास ने 2 महाकाव्यों की रचना की। उनमें प्रथम महाकाव्य उनका था कुमार संभवम। कुमार संभवम महाकाव्य का जो कथानक है वो शिव पार्वती के पुत्र कुमार, जिनको हम कार्तिकेय कहते हैं, उनका संभवम यानी उत्पन्न होना, तो वो ग्रंथ का प्रमुख घटनाक्रम है। उसी कथा को आधार बनाकर कुमार संभव की रचना की गई। कुमार संभव महाकाव्य में श्रृंगार जो है वो प्रमुख रस है और साथ ही अन्य रसों का समावेश भी किया गया है। ये कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। मल्लीनाथ ने इन पे 8 सर्ग है, उन पर अपनी टीका लिखी। कुमार संभव का नामकरण कुमार संभव यानी संभव का अर्थ होता है उत्पन्न होना। भगवान कार्तिकेय के जन्म की घटना के आधार पर इसका नामकरण रखा गया। दूसरा महाकाव्य है रघुवंश। रघुवंश शब्द 2 शब्दों से बना है, रघु और वंश। रघु भगवान राम के कुल में होने वाले प्रमुख राजा थे, जो अपनी उदारता और दानशीलता के लिए विख्यात थे। उन्हीं की ख्याति के कारण संपूर्ण जो इक्ष्वाकु कुल है उसका नाम रघुवंश प्रचलित हुआ। उस रघुवंश में विभिन्न प्रसिद्ध राजा हुए, जिन्होंने इस पृथ्वीलोक को सुशोभित किया। उन रघुवंशी राजाओं का पराक्रम और उनकी गाथा है वो इस रघुवंश महाकाव्य में हमें प्राप्त होती है। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग है। ग्रंथ का मुख्य रस है वो वीर है और उन 19 सर्गों में 31 रघुवंशी राजाओं का वर्णन है, वो कालिदास ने बड़े ही श्रेष्ठ प्रकार से किया है। तृतीय वर्ष स्नातक के पाठ्यक्रम में रघुवंश का जो षष्ठ सर्ग है वो संकलित है। उस षष्ठ सर्ग में जो रघुवंशी राजाओं के क्रम में जो अज राजा हुआ था, पहला रघुवंशी राजा मनु को माना गया, उसके बाद दिलीप, और दिलीप के बाद जो रघु हुए और रघु के बाद अज हुए हैं। उन अज राजा और उस समय की तत्कालीन जो सुंदरी इंदुमती थी, उन दोनों के स्वयंवर की जो रमणीय घटना है उसका वर्णन है हमारे षष्ठ सर्ग, जो स्नातक तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में चलता है। उस षष्ठ सर्ग में अज और इंदुमती के स्वयंवर और उनकी विवाह की घटना का वर्णन है। उनके स्वयंवर में विविध राजा उपस्थित होते हैं। उन सभी राजाओं के वंश और पराक्रम का वर्णन, फिर अज भी उपस्थित है, उन अज के शौर्य वंश और पराक्रम का वर्णन,
तदुपरांत जो इंदुमती है उसके सौंदर्य का वर्णन, और इंदुमती द्वारा अज को पति के रूप में वर्ण करने का जो वर्णन है वो हम षष्ठ सर्ग है अपना रघुवंश का जो हमारे पाठ्यक्रम में चलता है उसमें वो वर्णित है। छात्र इसको विशेष रूप से थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है और आगे के वीडियोस में हम उसको और थोड़ा विस्तृत करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार कालिदास के दो महाकाव्य हुए, कुमार संभव और रघुवंश। दो इनके खंडकाव्य है, मेघदूत और ऋतुसंहार। खंडकाव्य वो रचना होती है जो महाकाव्य की अपेक्षा छोटी होती है, उसमें जीवन के एक भाग का वर्णन होता है। महाकाव्य विस्तृत होता है, संपूर्ण जीवन का या बड़ा वर्णन होता है वो महाकाव्य है, और खंडकाव्य जिसमें एक टुकड़ा या भाग का वर्णन हो वो खंडकाव्य है। कालिदास के दो खंडकाव्य हैं, मेघदूत और ऋतुसंहार। मेघदूत इनका विश्व प्रसिद्ध खंडकाव्य है जो गीति काव्य भी है और दूत काव्य भी है। गीति काव्य वे काव्य होते हैं जिनको गाया जाता है, और दूत काव्य परंपरा में हम उन काव्यों को मानते हैं जिसमें किसी को दूत बनाकर भेजा जाता है। जैसा कि मेघदूत का नामकरण है उससे स्वतः स्पष्ट होता है कि यहाँ पर मेघ को किसी कार्य के लिए दूत बनाया गया है। मेघ को एक यक्ष द्वारा अपनी प्रियतमा पत्नी यक्षिणी के पास संदेश भेजने के लिए दूत के रूप में बनाया जाता है, और उसको एक मार्मिक संदेश प्रेषित करने का कार्य दिया जाता है। भाव विभोर कर देने वाला यह जो खंडकाव्य है वो संपूर्ण संस्कृत साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मेघदूत इस खंडकाव्य के दो भाग है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। मंदाक्रांता छंद में रचित पद्य इसमें प्रयुक्त हुए हैं। कुल 115 पद्य है जिनमें बड़ा ही मार्मिक चित्रण है। श्रृंगार का जो वियोग पक्ष है उसका बड़ा ही हृदय स्पर्शी चित्रण मेघदूत खंडकाव्य में हमें प्राप्त होता है। यह भी आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं एवं जो छात्र एमए में संस्कृत लेंगे उनके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा खंडकाव्य ऋतुसंहार है। ऋतुसंहार खंडकाव्य में महाकवि कालिदास ने हमारे भारतवर्ष में जो प्रचलित षड ऋतुएं हैं उन षड ऋतुओं का श्रृंगारिक वर्णन किया है। प्रत्येक ऋतु में किस तरह से प्रकृति अपने आप को प्रस्तुत करती है इसका श्रृंगारिक वर्णन कालिदास ने ऋतुसंहार खंडकाव्य में किया है। प्रकृति चित्रण और स्त्री चित्रण दोनों के दृष्टिकोण से ऋतुसंहार है वो कालिदास के सौंदर्य वर्णन को पुष्ट करता है। आगे हम अब कालिदास की जो नाट्य कृतियां हैं उन पर चलते हैं। नाट्य कृतियां रूपक काव्य कहलाते हैं, दृश्य काव्य कहलाते हैं। दृश्य काव्य वो होते हैं जिनको हम देखने या सुनने के साथ साथ उनको रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है, उनका रंगमंच पर अभिनय किया जाता है, नाटक किया जाता है। उन रचनाओं को हम रूपक या दृश्य काव्य कहते हैं। उन रूपकों में प्रमुख भेद नाटक है। तो कालिदास के ये 3 नाट्य कृतियाँ हमें उपलब्ध होती है, जिनमें पहली है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है जिसने कालिदास को सर्वाधिक ख्याति प्राप्त करवाई है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कुल 7 अंक है। नाटक के नायक दुष्यंत है और नायिका शकुंतला है। दुष्यंत पुरुवंश के राजा है और शकुंतला है वो विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है जो कि महर्षि कण्व के आश्रम में रह रही है। कण्व के आश्रम में ही शकुंतला और दुष्यंत की प्रथम भेंट होती है और वहीं पर उनका परस्पर अनुराग का स्फुरण होता है, और इसी घटनाक्रम को आगे ले जाकर कवि ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की है।
अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है वो बहुत से परिप्रेक्ष्य में, संस्कृत में और अन्य साहित्यों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका जो चतुर्थ अंक है वो अपने आप में बेमिसाल और बेजोड़ है। चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई के समय जो महर्षि कण्व द्वारा उसको पुत्री के रूप में जो उपदेश दिया जाता है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही शकुंतला का प्रकृति के साथ जो लगाव है वह हमें यह संदेश देता है कि प्रकृति और मानव सदैव अभिन्न है और मनुष्य को सदैव प्रकृति से प्रेम से युक्त रहना चाहिए और प्रकृति के उपादानों को अपने परिवार की भांति मानना चाहिए। ये आज के संदर्भ में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। साथ ही जो विदाई का जो मार्मिक दृश्य है, एक पिता किस तरह से अपनी पुत्री के विदाई के समय पर व्याकुल हो उठता है, वह भी चित्रण है कालिदास ने बड़ा ही सजीव रूप में अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में प्रदर्शित किया है। अन्य भी बहुत सारी जो ऋषि संस्कृति और भारतीय संस्कृति की जो बातें हैं वो अभिज्ञान शाकुंतलम में पुष्ट हुई हैं। अष्टधा विवाहों में जो गांधर्व विवाह है उसके दर्शन भी अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि ने करवाए हैं। साथ ही बिना परिजनों के अनुमति के किए हुए जो विवाह है वह किस प्रकार से कई बार चुनौतीपूर्ण बन जाते हैं, उसका भी जो व्यंजना है वो कवि कालिदास ने अपने इस नाटक में प्रस्तुत की है। स्नातक द्वितीय वर्ष में हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक संपूर्ण चलता है, जिसको विस्तृत रूप से समझाया जाता है। अब दूसरा जो नाटक है वो विक्रमोर्वशीयम है। विक्रमोर्वशीयम दो शब्दों से बना है, विक्रम और उर्वशी। इस नाटक के नायक पुरूरवा है राजा और नायिका है वो उर्वशी है। पुरूरवा पृथ्वी लोक के राजा है, उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा है। तो पृथ्वी लोक और स्वर्ग की नायिका, इन दोनों का अद्भुत जो चित्रण है वो विक्रमोर्वशीयम नाटक में है। राजा पुरूरवा उर्वशी से अनुरक्त हो जाता है और उसके चले जाने के उपरांत वो किस तरह से वियोग व्याकुल होता है, उस वियोग श्रृंगार का बड़ा ही मार्मिक चित्रण है वो विक्रमोर्वशीयम नाटक में हमें प्राप्त होता है। संयोग और वियोग दोनों श्रृंगारों के जो भेद है उसका चित्रण है वो विक्रमोर्वशीयम में है। इसमें 5 अंक है और इसको त्रोटक श्रेणी का जो रूपक माना जाता है। आगे तीसरा जो नाट्यकृति है वो मालविकाग्निमित्रम है। मालविका ग्रंथ की नायिका है और शुंगवंशीय राजा है अग्निमित्र, वो नायक है। विदर्भ राज की पुत्री है मालविका और शुंगवंश का राजा है वो अग्निमित्र है। दोनों की प्रणय कथा है वो इस नाटक में चित्रित हुई है। यहाँ भी जो मुख्य रस है वो श्रृंगार है। मालविकाग्निमित्र नाटक में भी 5 अंक है। इस प्रकार से हमने कालिदास का जो कृतित्व है, उनकी 7 रचनाएं हैं, उनके विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त की। इस प्रकार हमारा एक बड़ा प्रश्न तैयार होता है जो कालिदास का व्यक्तित्व और कृतित्व पूछा जाता है। साथ ही टिप्पणियों में भी यदि किसी एक रचना के विषय में, उनके स्थिति काल के विषय में, उनके स्थान के विषय में यदि छोटे प्रश्न टिप्पणियाँ पूछी जाती है तो छात्र इनको अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे, सुदृढ़ करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।